Hello dear students, welcome to JKSC online. Myself Professor Akshat Vakharia and today we will do chapter number 8 Random Variable and Probability Distribution. Dear students, ये टॉपिक को चार पार्ट में डिवाइड किया है. Probability mass function, probability density function, binomial distribution and Poisson distribution. I know that you all are aware about this topic. Now dear students, ये जो लेक्चर है इट इज LMR लेक्चर. यहाँ पे मैं रिवीजन करवाने वाला हूँ, सारे कंसेप्ट आपको कराऊंगा एंड कुछ इंपॉर्टेंट सम्स. ठीक है, कुछ सम्स जो आपको एंड मोमेंट पे देखना चाहिए. एंड मोमेंट का मतलब ये नहीं होता कि एग्जाम के दिन पे, एंड मोमेंट का मतलब एग्जाम के एक दिन पहले, 2 दिन पहले आपको ये रिवाइज करना चाहिए. ठीक है, जो मुझे लगता है ये करना चाहिए, इसलिए मैं आपको ये कुछ सम्स बताऊंगा, वो एक बार आप देख लेना. ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ डियर स्टूडेंट्स, what is random variable? First of all, random variable is a real valued function defined on sample space of a random experiment. I know that आपका टॉपिक का नाम probability distribution है, बट यहाँ पे random variable के भी कंसेप्ट है and earlier it was called as random variable and probability distribution. So मैंने नेम वही रखा है. and random variable का मतलब क्या है? real valued function defined on sample space based on random experiment. नाउ जैसे फॉर एग्जांपल लेता हूं मैंने 2 कॉइन टॉस किया. जब मैं 2 कॉइन टॉस करूंगा, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हूं, ठीक है, तो वैल्यूज क्या आ सकता है? वैल्यूज आ सकता है सैंपल स्पेस कुड बी HH, HT, TH, TT. ये मेरे सैंपल स्पेस है. रैंडम वेरिएबल को हम रिप्रेजेंट करते हैं x से. ठीक है, तो मैंने x को ले लिया नंबर ऑफ हेड्स. ना फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिख कर बताया आपको कि अगर s मेरा सैंपल स्पेस HH, HT, TH, TT है और x मेरा नंबर ऑफ हेड्स है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? x का वैल्यू हो जाएगा 0, 1, 2. So is it clear to all of you? So ये मेरा क्या है? ये मेरा रैंडम वेरिएबल x की वैल्यूज है, बट मेरा x क्या है? नंबर ऑफ हेड्स है. क्लियर? अभी x की वैल्यू डेसिमल में भी हो सकती है, नॉन डेसिमल में भी हो सकती है, बट इस केस में नहीं बन रहा है. इस केस में x का वैल्यू डेसिमल में नहीं आ रहा है, नॉन डेसिमल में आ रहा है, इंटीजर में आ रहा है. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सो x की वैल्यू डेसिमल में भी हो सकती है, नॉन डेसिमल में भी हो सकती है. क्लियर? तो बेसिकली यहाँ पे रैंडम वेरिएबल का 2 टाइप्स है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल. कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल के अंदर x मतलब जो x की वैल्यू है, सी कंटीन्यूअस रैंडम में आपको हर बार यहाँ पर रैंडम वेरिएबल नहीं बोलूंगा, मैं बार बार आपको बोलूंगा x, बिकॉज मैं रैंडम वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता हूँ x से. तो कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल में जो x की वैल्यू है बेसिकली वो डेसिमल में भी हो सकती है, नॉन डेसिमल में भी हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है. बेसिकली वहां पर रियल वैल्यू होगा. ठीक है, रियल नंबर होगा, रियल वैल्यू होगा. इन केस ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इट विल बी नॉन नेगेटिव इंटीजर. Clear? Non-negative integer, or we can say that whole number, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, सी ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड कंटीन्यूअस, दोनों का जस्ट मैंने आपको मीनिंग समझाया, नीचे पॉइंट्स दिए, एग्जांपल दिया हुआ है कि ये कैसे बन सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली, ये तो कोई फैमिली में चिल्ड्रन है या तो नहीं है, बट डेसिमल में नहीं होगा. समझ में आ रहा है? नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय डीलर, या तो सोल्ड करेगा या नहीं करेगा, डेसिमल में सोल्ड नहीं करेगा. डेसिमल में वो सेल नहीं करने वाला कि मैंने आज 5.5 कार सेल किया, पॉसिबल है क्या? नहीं. नेगेटिव में सेल नहीं करेगा वो, या तो सेल नहीं होगा या सेल होगा, बट नेगेटिव नहीं होगा एज वेल एज डेसिमल में नहीं होगा. क्लियर? तो वो सारे वेरिएबल्स कॉल्ड एज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. नाउ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल में यहां पे क्या आएगा? सर हाइट ऑफ ट्रीज इन फॉरेस्ट, वेट ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, हाइट ऑफ स्टूडेंट इन क्लास. तो ये सब क्या है? ये सब की वैल्यू डेसिमल में भी हो सकती है, नॉन डेसिमल में भी हो सकती है. ठीक है, किसी का हाइट 5 फुट भी हो सकता है, किसी का 5.2 भी हो सकता है, किसी का वेट 60 kg भी हो सकता है, किसी का वेट 59.5 kg भी हो सकता है. तो डेसिमल में भी हो सकता है, नॉन डेसिमल में भी हो सकता है. सो आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया. रैंडम वेरिएबल को एब्रीविएशन इज आरवी, बहुत बार वहां पे लिखा होता है आरवी ऑफ एक्स या आरवीएक्स लिखा होता है, मतलब रैंडम वेरिएबल ऑफ एक्स, रैंडम वेरिएबल एक्स ऐसा लिखा होता है. नाउ कॉइन कंसेप्ट, अगर 1 कॉइन है तो HT, 2 कॉइन है तो HH, HT, TH, TT, ये सब क्या? ये सैंपल स्पेस है. 3 कॉइन्स है तो 3 कॉइन्स में ना बहुत बार लोग रट्टा मारते हैं. रट्टा मारने से प्रॉब्लम क्या होता है कि स्टार्टिंग के 6-7 वैल्यू इजीली याद हो जाती है, बट लास्ट के 1 या 2 वैल्यूज में या तो अपने जो ऑलरेडी लिखा है वही रिपीट कर लेते हो, या फिर आप सोचने में टाइम लगा देते हो. तो इससे बेटर आइडिया क्या है कि ये H को हर एक 2 कॉइन के सैंपल स्पेस के आगे लगा दो, 2 कॉइन के सैंपल स्पेस के आगे लगा दो. देन उसके बाद T को 2 कॉइन के सैंपल स्पेस के आगे लगा दो, तो आपको ये मिल जाएगा. फिर यहाँ पे डाइस कंसेप्ट समझना जरूरी है. डाइस कंसेप्ट में 1 डाइस रोल किया तो सैंपल स्पेस क्या होगा, 2 डाइस रोल किया तो सैंपल स्पेस क्या होगा, वो मैंने यहाँ पर बताया है. नाउ व्हाट इज प्रोबेबिलिटी
distribution of a discrete random variable. I'll tell you one thing. X की वैल्यू क्या है? 0, 1, 2. So what is X? X is number of heads. 0 head, 1 head, 2 head. If I write random variable values, that is X की value 0, 1, 2, along with its probability, that is sir 0 head होगा, ऐसी एक ही वैल्यू है out of 4 values. 2 heads होंगे, ऐसी एक ही वैल्यू है out of 4 values. एंड 1 हेड होंगे, ऐसी 2 वैल्यूज है आउट ऑफ 4 वैल्यूज. अगर मैं x की वैल्यूज लिखता हूं along with its probability, और we can select random variable, discrete random variable की वैल्यू लिखा along with its probability, this called as probability distribution. अब ये probability distribution किसका है? ये है सर discrete random variable का. किसका? discrete random variable का. continuous random variable का होगा तो क्या बोलूंगा मैं? probability distribution of continuous random variable in simple meaning. ठीक है, तो वही चीज यहां पर दिया हुआ है स्टेटमेंट फॉर्म में. अब इसको पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा. देखो यहां पे लिखा है ना, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x एंड द करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज, द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. तो वो जो मैंने आपको बोला बस वही यहां पे लिखा हुआ है और कुछ नहीं है. डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है वो है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, एंड कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है उसको बोलेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, और वी कैन से दैट पीडीएफ. और यहां पे क्या आ जाएगा? PMF. Clear? Now dear students, what is PMF? PMF में क्या है? यहाँ पे आपको ना यहाँ पे बेसिकली कुछ सम्स ऐसे हैं जिसमें आपको PMF है या नहीं ये आपको आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, रीजन बताना है कि अगर PMF है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों PMF नहीं है ये फंक्शन. तो देयर आर 2 कंडीशंस. अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है मतलब ये PMF है, सेटिस्फाई नहीं हुआ तो ये PMF नहीं है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन नहीं है. तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू ऑलवेज भी 0 और 1 के बीच में होना चाहिए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ सी. ये इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर. ये आपने लॉजिक में पढ़ा होगा. फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, हर एक एक्स की वैल्यू के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए? 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, एंड सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज ऑलवेज भी इक्वल्स टू 1. ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है मतलब ये PMF है, अदरवाइज नहीं. क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन CDF. नाउ f of x इसको डिनोट करेंगे कैपिटल F से, तो f of x इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन इक्वल्स टू x. अभी ये पॉइंट है ना, मैं आपको सब में समझाऊंगा. एग्जाम इसका लेता हूं मैं, जिसमें कैसे फाइंड आउट करना है एकदम सिंपल वे में मैं आपको समझाने वाला हूं. नेक्स्ट, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. तो एक्सपेक्टेड वैल्यू, सी एक्सपेक्टेड वैल्यू आल्सो कॉल्ड एज एवरेज, आल्सो नोन एज मीन और एवरेज. नाउ बेसिकली सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी. सम ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड द रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी. इसका मीनिंग ये भी बनता है अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो. सो एक्चुअल वैल्यू ऑफ e of x इज समथिंग लाइक दिस, कि रेशियो ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड इट्स प्रोबेबिलिटी टू सम ऑफ इट्स प्रोबेबिलिटीज. ठीक है, तो मतलब समेशन ऑफ x इनटू p of x अपॉन समेशन ऑफ p of x. तो एक्चुअल फॉर्मूला ये है, बट जब इसको डिराइव करते हैं कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी ऑलवेज भी इक्वल्स टू 1 होता है, दैट वी ऑल नो. ठीक है, तो डेरिवेशन करके फिर इसका वैल्यू डायरेक्टली ये बन जाता है, इसलिए हम डायरेक्टली यही फॉर्मूला याद रखते हैं और यही फॉर्मूला करते हैं. बट कैसे बना ये मैंने आपको समझा दिया, और ये प्रॉपर्टी की वजह से ये e of x का ये वैल्यू बनता है, इस वजह से इसको हम एवरेज भी बोलते हैं. सो एवरेज का मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. और अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम क्या करते हैं? समेशन ऑफ fx अपॉन समेशन ऑफ f करते. तो यहां पर f मतलब फ्रीक्वेंसी के बदले यहां पर प्रोबेबिलिटी है, x तो है ही बट फ्रीक्वेंसी के बदले क्या? प्रोबेबिलिटी है. तो सेम वे अपना मीन का फॉर्मूला बन जाता है अगर मैं f की जगह पर प्रोबेबिलिटी लिखता हूं तो. समझ में आया? बट इसका डिराइव करके लास्ट में यही बनता है, तो हम डायरेक्टली यही लिखते हैं और इसके अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है. बट इसका मेन मीनिंग, प्रॉपर मीनिंग इज दिस वन. तो आपको या तो ये भी पूछ सकते हैं या फिर जो मीनिंग मैंने अभी लिखवाया आपको बताया, वो दो में से कोई भी मीनिंग देंगे, इज नोन एज डैश कर देंगे. तो क्या आएगा सर? एक्सपेक्टेड वैल्यू. ये आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, एवरेज क्यों होता है अभी मैंने बता दिया, क्यों एवरेज बोलते हैं. नाउ वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. वेरिएंस का फॉर्मूला इज समेशन ऑफ x स्क्वायर इनटू p of x माइनस ब्रैकेट में समेशन ऑफ x इनटू p of x का होल स्क्वायर और दिस वन. सो यहाँ पे इसका दो फॉर्मूलाज है, आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, बट जनरली यही यूज होता है. ठीक है, यस डियर स्टूडेंट्स, मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 2 आ जाओ, 2 पर आ जाओ फटाफट. सो x इज इक्वल टू क्या दिया है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 दिया है. p of x इज k के फॉर्म में दिया है.
हमको फर्स्ट फाइंड करना है के का वैल्यू। सी अगर ये नहीं भी पूछा होता ना तो भी हमको के का वैल्यू फाइंड करना पड़ता, बिकॉज हमको बाकी सब वैल्यूज फाइंड करने के लिए पहले के की वैल्यू फाइंड करना कंपलसरी है। नहीं पूछा है फिर भी फाइंड करना पड़ता। सर कैसे फाइंड करते हैं, आपको पता है कैसे फाइंड करना है, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल्स टू 1, ये लेकर के हम आगे सॉल्व करेंगे एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ के। जैसे के मिल जाएगा हमको वापस से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बनाना पड़ेगा ये वाला। सी हियर सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल्स टू के, तो मैंने यहाँ पे P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P6 ले लिया एंड वैल्यूज पुट अप करके K फाइंड किया, दैट इज 1/21 आया एंड देन अगेन मैंने डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड किया K का वैल्यू पुट करके, ठीक है। उसके बाद मुझे फाइंड करने बोला है P of x is less than equals to 4, मतलब प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है बट x की वैल्यू क्या, एग्जैक्टली 4 नहीं, लेस देन एंड एग्जैक्टली 4, मतलब 4 भी चाहिए एंड 4 से कम भी चाहिए। तो सर हम लोग कहां तक जाएंगे, 4 एंड 4 से कम, जितना x दिया उतने सारी वैल्यूज, जितना x दिया उतने सारी वैल्यूज, मतलब P1 P2 P3 एंड P4 सबका प्लस करेंगे यहाँ पे, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 वैल्यूज पुट किया प्लस किया, वी गॉट 10/21। Clear? Next point, probability of x is between 2 and 4, probability of x is between 2 and 4, between 2 and 4, क्या 2 and 4 यहाँ पे इंक्लूसिव लिखा है, क्या यहाँ पे इंक्लूसिव लिखा है, यहाँ पे a लेस देन इक्वल से कुछ लिखा है, यहाँ पे इक्वल्स टू लिखा है, नहीं, दोनों बाजू में से कोई भी बाजू इक्वल टू नहीं लिखा है, मतलब यहाँ पे दोनों वैल्यूज मतलब 2 एंड 4 को कंसीडर करना नहीं है, जिस भी साइड इक्वल्स टू लिखा होता उस वैल्यू को भी कंसीडर करते हैं, बट यहाँ पे इक्वल्स टू दिया नहीं है, यहाँ पे बोला है बिटवीन 2 एंड 4, तो 2 एंड 4 के बीच वाला वैल्यूज जितने भी रहेंगे सारे, तो 2 एंड 4 के बीच में सर एक ही वैल्यू होता है, दैट इज P of 3। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, P2 प्लस P3 प्लस P4 करते हैं, बट यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन दिया नहीं है, समटाइम्स दे गिव इक्वल्स टू ओवर हियर, कोई भी एक बाजू देंगे, या तो यहाँ पर देंगे या फिर यहाँ पर देंगे। अगर समझो यहाँ पर दिया तो P2 प्लस P3 लेंगे बट P4 नहीं लेंगे, बिटवीन 2 एंड 4 है बट 2 को भी इंक्लूड करना है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, बट अपने जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसके अंदर 2 को इंक्लूड नहीं करना है, 4 को इंक्लूड नहीं करना है, तो आंसर विल बी ओनली P3। तो P3 का वैल्यू क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन से निकालेंगे यहां पर, ठीक है। उसके बाद बोला है अपने को प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब 3 एंड 3 से ज्यादा, तो क्या आएगा यहाँ पे P3 से लेकर के P6 वैल्यूज पुट अप किया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से एंड ऐड कर दिया। चलो नेक्स्ट, अभी ना मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस और ऐड किए, मैंने यहाँ पे 2 चीज फाइंड करूंगा, दैट इज फर्स्ट इज CDF फाइंड करना है, इस सम के अंदर मैं CDF भी फाइंड करना सिखा रहा हूँ। सी CDF कैसे फाइंड करना है, उसका ओरिजिनली क्वेश्चन इज प्रोबेबिलिटी f of x इज इक्वल्स टू व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन इक्वल्स टू x। ये f of x अगर मुझे फाइंड करना है, समझो मुझे फाइंड करना है f of 3, तो पता है मैं क्या करूंगा, p of x इज लेस देन इक्वल्स टू 3, ये 3 यहां पर आ जाएगा, मतलब x की वैल्यू 3 या 3 से कम, तो इसकी वैल्यू बनेगी P0 P1 P2 P3। समझ में आ रहा है, लेकिन सर हमारा x की वैल्यू 0 है ही नहीं सर, मतलब P0 नहीं है, अगर P0 नहीं है तो ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो P1 P2 P3 होगा, सर P1 भी नहीं है तो P2 P3 होगा। लॉजिक समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, तो जो यहां पर वैल्यू दिया है वो यहां पर वैल्यू आएगा एंड उसके अकॉर्डिंगली मैं सॉल्व करूंगा, ये इंडिविजुअल वैल्यू की है। लेकिन सर मुझे CDF यहां पर P1 भी फाइंड करना है, सॉरी फर्स्ट का भी वैल्यू चाहिए, F1 भी चाहिए, F2 भी चाहिए, F3 भी चाहिए, F4 भी चाहिए, सब चाहिए, तो यहाँ पे मैं सजेस्ट करता हूँ एक टेबल ड्रॉ करने का, एक टेबल के अंदर मैं CDF फाइंड करना सिखाता हूं। और सर कैसे करना है मैं समझा, तो एकदम ध्यान से देखना, बहुत इजी है, ये टाइप का कंसेप्ट आपने ऑलरेडी पहले कभी देखा होगा, नॉट इवन 12th पहले। सर कैसे सर, जैसे मैं आपको बोलता हूँ यहाँ पे आपको मालूम है लेस देन CF, लेस देन CF, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेस देन CF हम क्या करते थे, एक मिनट, CF के अंदर हम क्या करते थे, यहाँ पर समझो फ्रीक्वेंसी मेरा है 10 5 15 ऐसा दिया है, तो CF में क्या होता था सर, ये 1 10 एज इट इज, लेस देन CF में 10 एज इट इज, 10 प्लस 5 विल बी 15, 15 प्लस 15 विल बी 30, ऐसा आता था ना अपना वैल्यू, बराबर। बस ये लेस देन CF के बदले यहाँ पर CDF है, ये समझ लो, और उसी वे से सॉल्व करना है, मतलब फर्स्ट वैल्यू 1/21 एज इट इज, फॉर्मूला लिखना है आपको, फॉर्मूला शो करना है, अगर CDF फाइंड करने बोला है फॉर्मूला शो करोगे, उसके बाद फर्स्ट वैल्यू एज इट इज 1/21 प्लस 2/21 कितना हो जाएगा, ये
3/21 प्लस दिस वैल्यू कितना हो जाएगा ये 6/21 प्लस दिस वैल्यू कितना हो जाएगा ये 10/21 प्लस दिस कितना हो जाएगा सर ये वैल्यू 15/21 दिस प्लस दिस विल बी 21/21 इसका वैल्यू ऑलवेज 1 आता है। अगर ये आपका 1 आ गया तो समझ लो आपने जो किया वैल्यू सही है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इस वे से आपको ये सॉल्व करना चाहिए, बहुत सिंपल है, इसी वे से आप करोगे तो आपको सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। अच्छा, अगर आपको बोल रहा है कि सर यहाँ पे इंडिविजुअली फाइंड करना है f of 3, तो मैं क्या करूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन इक्वल्स टू 3। आपको कभी कभी समय पूछते हैं इंडिविजुअली कि आप सिर्फ f of 3 फाइंड करो, कैपिटल F of 3, कभी बोलेंगे कैपिटल F of 5 फाइंड करो, कभी बोलेंगे F of 2 फाइंड करो। तो सर करना कैसे? तो जो ये वैल्यू दिया है वही यहां पर आ जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ये ट्रिक ध्यान में रखना है। तो इसका मतलब क्या है, x का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 3, तो एक तो P3 बनेगा, P2 बनेगा, और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कौन से x की, अगर मिनिमम वैल्यू x की 0 है तो P0 P1 P2 P3 सबको प्लस करना है, बट यहां पर मिनिमम वैल्यू इज 1, सो यहां पर हम करेंगे P1 प्लस P2 प्लस P3, दैट्स इट। समझ में आया? तो यहां पर आएगा 1/21 2/21 एंड 3/21 1/2/3। समझो ये CDF का हमने नहीं फाइंड किया, हमको यहां पर सिर्फ कैपिटल F of 3 बोला है, सिर्फ कैपिटल F of 3 बोला है, तो कैसे करना है वो मैं बता रहा हूं, एंड उस वैल्यू के बेस पे मैं आपको टेबल में क्रॉस वेरीफाई करना सिखा रहा हूं। दिस इज 6/21। देखो हमारा कैपिटल F of 3 कितना आया, ये x3 है ना, इस केस में कितना वैल्यू बना कैपिटल F of 3 6/21, वही अपना आंसर आया कि नहीं आया? तो मैंने आपको क्रॉस वेरीफाई करके बताया कि मैंने जो किया है वो आंसर करेक्ट, और इस वजह से आप करोगे CDF फाइंड करने के टाइम पे, बट आपको यहां पर फॉर्मूला शो करना है, आपको यहां पे कैपिटल F of x हेडिंग डालना है, एंड देन आपको इसी वजह से सॉल्व करना चाहिए CDF अगर आया तो। लेकिन अगर आपको सिर्फ एक ही वैल्यू पूछा या दो ही वैल्यू पूछा तो आपको ये टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप ऐसा फाइंड करके बता सकते हो। समझ में आया? डायरेक्टली है तो कैसे फाइंड करना है, समझ में आ गया आपको? इसी वजह से आप डायरेक्टली फाइंड करोगे। क्लियर? चलो, CDF समझ में आया? बिकॉज CDF वाले सम्स आपको क्वेश्चन में है, मिसलेनियस में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पे CDF आपको फाइंड करना है, तो प्लीज इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। आई विल टेल यू वन क्वेश्चन। CDF फाइंड करना है आपको, A भी फाइंड करना है एंड CDF भी फाइंड करना है। तो A तो कैसे मिलेगा सर, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल्स टू 1, इस बेसिस पे आपको A मिल जाएगा। जैसे A मिल जाएगा, बाद में आप क्या करोगे, A का वैल्यू पुटअप करके न्यू डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हो। न्यू डिस्ट्रीब्यूशन नहीं निकालना है तो भी चलेगा, बट जब आप CDF के लिए x और P of x लिखते हो तो A के बदले फिर वैल्यू पुटअप करके वैल्यू लिखना है वहां पर, ठीक है? और तो कुछ यहाँ पे बताना है नहीं मुझे, मतलब रिलेटेड टू CDF। यस डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ, पेज नंबर 141। फाइंड द मीन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ अ फेयर कॉइन। क्या फाइंड करना है सर? मीन फाइंड करना है ना। मीन कैसे फाइंड करेंगे? तो मैंने आपको समझाया था, एक्सपेक्टेड वैल्यू इज आल्सो नोन एज मीन और एवरेज। फाइंड करने का तरीका सर समेशन ऑफ x इंटू पी ऑफ एक्स। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, x इंटू पी ऑफ एक्स का टोटल जो आएगा वही अपना हो जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू, और वही वैल्यू जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वही मेरा क्या हो जाएगा, मीन। ठीक है, नाउ सी हियर, x denotes number of heads in 3 tosses of a fair coin। ठीक है, तो अगर मैं 3 टॉस करूंगा ऑफ फेयर कॉइन, देन सैंपल स्पेस विल बी HHH, HHT, HTH, HTT, THH एंड सो ऑन। तो ये पॉइंट कैसे आपको याद रखना है, कैसे समझना है, ये मैंने आपको जस्ट थोड़े टाइम पहले समझाया था कि अगर 3 कॉइन कंसेप्ट बेसिकली आता है तो अब ये 8 सैंपल स्पेस बनेगी। अब ये आपको याद रखना है तो याद रखो, अदरवाइज मैंने आपको हिंट क्या दिया था इसको याद रखने का, कि 2 कॉइन के सैंपल स्पेस के आगे 1 कॉइन का सैंपल स्पेस लगा दो। समझ में आ रहा है? नाउ सैंपल स्पेस लिखा, नंबर ऑफ एस इज 8। नाउ रेंज ऑफ एक्स, सी एक्स मेरा क्या नंबर ऑफ हेड्स है, एक्स मेरा क्या नंबर ऑफ हेड्स है। जब मैं 3 कॉइन टॉस करूंगा तो मेरे को 3 हेड्स आ सकते हैं, 2 हेड्स आ सकते हैं, 1 हेड भी पॉसिबल है एंड 0 हेड्स भी पॉसिबल है। 0 हेड का पॉसिबल है जब तीनों के तीनों कॉइन्स में क्या आएगा सर, यहाँ पे टेल जाएंगे, तीनों बार क्या आएंगे सर, यहाँ पे टेल जाएंगे। ठीक है, तो 0, 1, 2 एंड 3। नाउ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x विल बी, सी x मेरा अगर 3 हेड है तो ऐसी एक ही वैल्यू है 1/8,
x मेरा 0 हेड है, देन a की वैल्यू है 1/8. x मेरा 1 हेड है, तो 1 हेड मतलब 1 2 एंड 3, 1 हेड 3/8 एंड रिमेनिंग जो है वो मेरा क्या है, 2 हेड्स वाला कंसेप्ट है 3/8. सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x आ गया. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ x विथ इट्स प्रोबेबिलिटी. ठीक है. नाउ डियर स्टूडेंट्स, x का वैल्यू क्या है, 0 1 2 3 है. प्रोबेबिलिटी ऑफ x का वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1/8 3/8 3/8 एंड 1/8. तो x इंटू पी ऑफ एक्स विल बी, ये मेरा बन जाएगा 0, ये बनेगा मेरा 3/8, ये मेरा बनेगा 6/8, ये मेरा बनेगा 3/8. सो आंसर विल बी 12/8. दैट इज ठीक है. तो ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा बन गया समेशन ऑफ x इंटू पी ऑफ एक्स. ये बेसिकली एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का फॉर्म वैल्यू है. ठीक है. 1.5 इज द वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू. नाउ बेसिकली हमको मीन फाइंड करना है, तो मीन इज नथिंग बट द व्हाट एक्सपेक्टेड वैल्यू. सो ये मेरा बन जाएगा 1.5 ओनली. नाउ डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिवीजन भी करेंगे. ठीक है. सो ये डेटा है, ये एक्स्ट्रा पार्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर. सम में सिर्फ मुझे मीन पूछा है, तो मैंने मीन तो कर दिया, बट साथ में मुझे वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिवीजन भी करना है. ठीक है. नाउ सी हियर x² इंटू पी ऑफ एक्स फाइंड करना पड़ेगा अलग से. सर ये क्यों करना है, बिकॉज वेरिएंस का फॉर्मूला जो है दैट इज समेशन ऑफ x² इंटू पी ऑफ एक्स माइनस समेशन ऑफ x इंटू पी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर. ठीक है. ये फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया था. सी हियर. ठीक है. तो बस अकॉर्डिंगली यहाँ पे मुझे क्या चाहिए सर, ठीक है, इसका वैल्यू कितना बनेगा, समेशन ऑफ x इंटू पी ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1.5. बस ये 1.5 हमको यहाँ पर पुटअप करना है. क्लियर. नाउ समेशन ऑफ x² इंटू पी ऑफ एक्स की वैल्यू मेरे पास नहीं दी, तो मैंने यहाँ पे फाइंड करूंगा. अच्छा, समेशन ऑफ x² इंटू पी ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे. समेशन जब भी आता है, समेशन का मीनिंग होता है सर उसके कॉलम का टोटल. समेशन ऑफ x का मतलब होता है x के कॉलम का टोटल. समेशन ऑफ x² इंटू पी ऑफ एक्स का मतलब होता है x² इंटू पी ऑफ एक्स के कॉलम का टोटल. सो बेसिकली ओवर हियर दिस इंटू दिस करने पे ये वैल्यू मिलेगा. ठीक है. सो दिस विल बी 0 1/8 12/8, सॉरी यहाँ पे 1 नहीं आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, 3/8, बिकॉज x इंटू पी ऑफ एक्स का मतलब होता है x² इंटू पी ऑफ एक्स. ठीक है. सो दिस विल बी 9/8 24/8. तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ यहाँ पर कि भाई समेशन ऑफ x² इंटू पी ऑफ एक्स का वैल्यू जो है वो है 24/8, और वी कैन से दैट 3. सो 3 माइनस 2.25. So over here variance will be 0.75. अच्छा, SD कितना होगा सर, अगर मुझे SD फाइंड करना है फॉर एग्जांपल, तो मैं करूंगा रूट में वेरिएंस. तो रूट में वेरिएंस करूंगा मतलब क्या बनेगा सर, रूट में 0.75. अब इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है एंड देन यू हैव टू राइट आउट. सो आई होप आपको समझ में आ गया वेरिएंस कैसे निकालना है, SD कैसे निकालना है. सी ये LMR वीडियो मुझे हर एक कंसेप्ट कवर करना है. ठीक है. मैं हर एक कंसेप्ट इन डिटेल में नहीं करवाऊंगा, बट हर एक कंसेप्ट में कवर करने की कोशिश करूंगा एंड वैरायटी ऑफ सम करने की कोशिश करूंगा. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ. सो आई होप आपको मेरा ये पॉइंट समझ में आ रहा है. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. नाउ डियर स्टूडेंट्स, जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है उसकी जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है दैट इज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, whereas in continuous random variable उसकी जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है दैट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. हमको अगर ये जस्टिफाई करना है, आइडेंटिफाई करना है कि पर्टिकुलर फंक्शन वो अपना पीडीएफ है या नहीं, तो उसकी दो कंडीशन है. कंडीशन नंबर 1 कि फंक्शन शुड बी नॉन नेगेटिव वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. सेकंड, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नॉन नेगेटिव होना चाहिए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिटवीन a एंड b. ठीक है. सेकंड कंडीशन इज व्हाट के इंटीग्रल ऑफ second condition is integral of f of x from a to b should be 1. ठीक है. ये दो कंडीशन आपको पता होनी चाहिए.
आई होप आपने सब ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, मैं जैसे आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, रिकैप करवा रहा हूँ। तो ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेगी तो ये पर्टिकुलर फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, पीडीएफ है, अदरवाइज ये पर्टिकुलर फंक्शन आपका पीडीएफ नहीं होगा। नाउ सी द एग्जांपल, इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम यहाँ पर। पेज नंबर 143, एग्जांपल नंबर 5 क्या दिया है यहाँ पे, वेरीफाई वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज पीडीएफ ऑफ अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एक्स। सो दो क्वेश्चन अपने को दिया, दोनों क्वेश्चन वन बाय वन देखेंगे हम यहाँ पर। नाउ फंक्शन क्या है, e रेज टू माइनस एक्स फॉर x बिटवीन 0 टू इंफिनिटी, मतलब x की वैल्यू कोई भी क्यों ना हो, आपका हर एक केस में फंक्शन ऑलवेज बी नॉन नेगेटिव होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एंड सेकंड कंडीशन इज कि इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x शुड बी 1। ठीक है, नाउ सी हियर, नाउ e रेज टू माइनस एक्स greater than equal to 0 for all real values of x because e is greater than 0। आपका मालूम है e का वैल्यू 2.71 समथिंग, ठीक है, 2.71828। तो एक्सपोनेंशियल नंबर जो है वो ऑलवेज भी क्या होगा सर, एक्सपोनेंशियल नंबर जो e है उसका वैल्यू क्या है 2.71828। तो अगर मैं 1 अपॉन e भी करूंगा तो भी मेरा आंसर क्या रहेगा सर, 1 अपॉन 2.71 समथिंग रहेगा। तो मतलब ये नेगेटिव नंबर नहीं है। जब यही नेगेटिव नंबर नहीं है तो अगर मैं x की वैल्यू कुछ भी पुट करूं यहाँ पर, अगर यहाँ पे समझो e रेज टू माइनस 2 है तो यहाँ पे बनेगा 1 अपॉन ई स्क्वायर। सो एट द एंड ये पॉजिटिव नंबर ही बनने वाला है। वो अलग बात है कि आंसर डेसिमल में आएगा, वो अलग बात है, बट नंबर यहाँ पे क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। मतलब इट इज ऑलवेज भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे इक्वल टू 0 तो नहीं बनेगा, इन शॉर्ट ग्रेटर देन 0 बनेगा। ठीक है, सो e रेज टू माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर x इज बिटवीन 0 टू इंफिनिटी। मतलब इस केस में, इस रेंज में जो अपना फंक्शन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की कंडीशन सेटिस्फाई करता है। नाउ सेकंड कंडीशन इज दैट कि यहां पर इसका इंटीग्रल 1 आना चाहिए ना। वो कैसे आएगा, सी इसका लिमिट्स क्या है, 0 टू इंफिनिटी है, रेंज क्या है 0 टू इंफिनिटी है। सो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं सर, हम यहाँ पे करते हैं a टू बी f ऑफ x dx। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 टू इंफिनिटी f ऑफ x dx। अब ये सॉल्व करना है, सॉल्व करके वैल्यू क्या बनना चाहिए अपना, सॉल्व करके वैल्यू बनना चाहिए 1। तो नाउ सी, इसका पहले इंटीग्रल किया, यहाँ पे इंटीग्रल करने के बाद लिमिट्स पुट किया। ठीक है, लिमिट्स पुट करने के बाद सी e रेज टू 1 अपॉन ई रेज टू इंफिनिटी की वैल्यू ऑलवेज भी 0 होगी, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। सो नाउ सी हियर, इसकी वैल्यू क्या बन गई, इसकी वैल्यू बन गई 0 एंड e रेज टू 0 इज इक्वल्स टू 1। एनी नंबर रेज टू 0 ऑलवेज बी इक्वल्स टू 1, एनी नंबर रेज टू 0 ऑलवेज बी इक्वल्स टू 1। तो आंसर इज 1। ये पॉइंट ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट समय ये वाला, दोनों से इंपॉर्टेंट है। नाउ सी हियर, both the condition of PDF are satisfied, hence f of x is a PDF of a continuous random variable of x। ठीक है, now second point, f of x is equals to x by 2, रेंज क्या दिया, -2 से लेकर के ग्रेटर देन 2, मतलब -2 टू 2। तो x की वैल्यू इन बिटवीन -2 से 2 के बीच में होगी। तो इट इज नॉट लाइक कि x की वैल्यू -2 या 0 या 1 या 2 ऐसा कुछ वैल्यू होगा, डेसिमल में भी हो सकता है, बिकॉज ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में क्या होता है कि x की वैल्यू रियल वैल्यू होती है, मतलब यहाँ पे नॉन डेसिमल वैल्यू भी हो सकता है एंड डेसिमल में वैल्यू भी हो सकता है, दोनों पॉसिबल है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। सो x की वैल्यू बिटवीन -2 टू 2 है। अब यहां पर जो दिया है दैट इज फंक्शन x by 2। अब सिंपल लॉजिक है, अगर x की वैल्यू 0 से 2 के बीच में है, अगर x की वैल्यू 0 से लेकर 2 के बीच में है तो मैं बोलूंगा फंक्शन पॉजिटिव है। लेकिन अगर x की वैल्यू 0 से लेकर के -2 के बीच में है, -2 टू 0, तो ये पूरा फंक्शन मेरा क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। अगर x की वैल्यू 0 से लेकर -2 होती है तो इन दैट सिचुएशन आपका आंसर नेगेटिव आएगा। बट यहाँ पे क्या बोला है कि पूरा ओवरऑल रेंज लेने का, पूरा ओवरऑल रेंज की अकॉर्डिंगली अगर फंक्शन नॉन नेगेटिव आता है, 0 या 0 से ज्यादा आता है, तो ही आपका पीडीएफ हो सकता है। वो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ही हम सेकंड चेक करेंगे। जब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो सेकंड कंडीशन चेक करने का कोई सेंस नहीं बनता है। नाउ सी हियर, f of x is negative for x is between -2 and 0, between -2 and 0। ठीक है, and therefore f of x is not a valid PDF। so I hope आपको मेरा ये पॉइंट समझ में आ गया। तो ये आपको रीजन लिख दिया तो आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सेकंड कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। ना अभी यहाँ पे ना कुछ वेराइटीज है, मैं आपको हर एक वेराइटी के सम्स करवा, ध्यान से समझना। जो 6 सम लिया है मैंने, एग्जांपल नंबर 6, फाइंड के इफ द फॉलोइंग फंक्शन इज अ पीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल x और नॉट।
क्वेश्चन नंबर 6 देखो जरा, एग्जांपल नंबर 6, फाइंड के इफ द फॉलोइंग फंक्शन इज अ पीडीएफ ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स। सो यहाँ पे अपने को दे दिया एफ ऑफ एक्स के एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स और एक्स इज बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली बोल दिया कि पीडीएफ है, तो सिंस फंक्शन इज पीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, इट मींस दैट, यहाँ पे एक और पॉइंट यहाँ पे लगेगा जो इन्होंने नहीं लिखा है, मेरे हिसाब से लिखना चाहिए, a to b f of x dx is equals to 1। ठीक है, therefore a to b will be the range, यहाँ पे रेंज जो रहेगा वो 0 to 1 का रेंज ले लेंगे, यहाँ पे 0 to 1 का रेंज लेने के बाद 0 to 1 का रेंज लेने के बाद f of x का वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे, देन एक्स स्क्वायर मल्टीपल कर दिया, के बाहर ले लिया, इंटीग्रल लगा दिया, इंटीग्रल लगाने के बाद वैल्यूज पुट अप कर दिया, मतलब डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यूज की। ठीक है, एक्स की जगह पर पहले ऊपर वाला लिमिट दैट इज अपर लिमिट पुट करेंगे, देन माइनस करके लोअर लिमिट पुट करेंगे। ठीक है, पहले ऊपर वाला वैल्यू माइनस नीचे वाला वैल्यू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये सब आपको कंसेप्ट आता है। ठीक है, सो ये वैरायटी एक बार आपको देखना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये सम ले लिया यहाँ पर। ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 7 देखो, सी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि सम कैसे करना है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये जो सम मैंने आपको लिया है यहाँ पर, तो ये एक वैरायटी है, ये वैरायटी को ध्यान में रखना है, इस वैरायटी को आपको एक बार सम देख के जाना है, दैट्स इट, ये मेरा काम है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हर एक वैरायटी आपको समझाना, इन डिटेल में सम नहीं करने वाला मैं, अगर ऐसा करूंगा तो मैं मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं ले पाऊंगा जो आपको देखना चाहिए एग्जाम के एक दिन पहले। ठीक है, Now example number 7 देखो जरा, in each of the following cases find probability of x is less than 1 and probability of x मॉड्यूलस में less than 1। अब यहाँ पे जो सब क्वेश्चन दिया है 1 and 2, इन दोनों केसेस में करना है अपने को। Now see the first part, x square by 18 और अपने को रेंज दिया है -3 to 3। अब मेरी बात एकदम ध्यान से समझना, हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। अब प्रोबेबिलिटी का सिस्टम यहाँ पर ये है कि हमको यहाँ पे बोला है कि x शुड बी लेस देन 1, मतलब x का वैल्यू 1 से छोटा होना चाहिए। सी बेसिकली जो अपने पास फंक्शन दिया हुआ है दैट फंक्शन इज -3 to 3। सी हियर -3 to 3, -3 to 3, समझ में आ रहा है? बट हमको बोला है x इज लेस देन 1, लेस देन 1, लेस देन 1, तो 1 यहाँ पर है फॉर एग्जांपल, तो हमको क्या करना पड़ेगा, लेस देन 1, बट लोवेस्ट कहां तक जा सकते हैं हम, -3 तक जा सकते हैं। देन रेंज विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1 का रेंज बन जाएगा बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज बिटवीन -3 and 1, और यही आपका लिमिट बन जाएगा। सी हियर -3 to 1 x स्क्वायर अपॉन 18। समझ में आ रहा है? इंटीग्रल अप्लाई करेंगे, कांस्टेंट वैल्यू बाहर ले लेंगे एंड देन लिमिट अप्लाई करेंगे। समझ में आया यहां तक? क्लियर? सेम इंटीग्रल अप्लाई किया, कांस्टेंट वैल्यू बाहर ले लिया एंड देन लिमिट अप्लाई किया, ऊपर वाला वैल्यू अपर लिमिट माइनस सेम कंसेप्ट में लोअर लिमिट पुट करेंगे। नाउ सी हियर बी व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ x मॉड्यूलस में दिया है 1। अब सी मॉड्यूलस में 1 दिया, इसका मतलब क्या होता है सर, ये पॉजिटिव 1 भी पॉसिबल है एंड नेगेटिव 1 भी पॉसिबल है। मेरी बात एकदम ध्यान से समझना, पॉजिटिव 1 भी आएगा, नेगेटिव 1 भी आएगा, बिकॉज जब भी मॉड्यूलस निकलता है तो सामने क्या आता है सर, सेम वैल्यू सेम साइन भी आएगा एंड ऑपोजिट साइन भी आएगा, प्लस और -1। ठीक है ना, अगर यहाँ पे जो 1 दिया हुआ है वो सेम टू सेम बनता है तो साइन भी सेम टू सेम बनेगा, साइन ऑल्सो लेस देन ही आएगा। लेकिन अगर मैंने इसका ऑपोजिट यहाँ पे लिया है तो साइन ऑल्सो रिवर्स, साइन भी रिवर्स हो जाएगा। सो x इज लेस देन 1 एंड x इज ग्रेटर देन -1। अब इसका ही कंसेप्ट कंबाइंडली यहाँ पर लिखा हुआ है, x इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1, x इज ग्रेटर देन -1 लेस देन 1। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? नाउ लिमिट्स बन गया -1 to 1। अब ये जो लिमिट्स है, क्या ये लिमिट्स क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है? यस सर, क्वेश्चन को, फंक्शन को सेटिस्फाई करता है। फंक्शन क्या है सर, x स्क्वायर बाय 18 है, बट किसके लिए, -3 से लेकर के 3 के बीच में कोई भी रेंज क्यों ना हो, कोई भी वैल्यू क्यों ना हो, हर एक वैल्यू के लिए, हर एक रेंज के लिए फंक्शन विल बी x स्क्वायर बाय 18। अब रेंज -3 के अलावा कोई और रेंज होता, कोई और वैल्यू होती x की, तो अदरवाइज फॉर ऑल केसेस के लिए यहाँ पे 0 बन जाएगा। ठीक है, नाउ सी हियर, सो -1 to 1 ये रेंज समझ में आया, बस ये रेंज मुझे समझाना था। अब इसके बाद तो सेम कंसेप्ट है, इंटीग्रल अप्लाई करो, कांस्टेंट बाहर ले लो, देन डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी अप्लाई करो, मतलब आई मीन टू से दैट लिमिट्स अप्लाई करो x में, अपर लिमिट वैल्यू पुट करेंगे x की जगह पे, देन माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो ये सब रिविजन करवा रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सो ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको? नेक्स्ट सेकेंड सम में क्या दिया है यहाँ पर, देखो जरा ध्यान से,
एक सेकेंड, x प्लस 2/18, रेंज इज -2 to 4। रेंज क्या है, ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, -2 से 4, -2 से 4, -2 से 4, -2 से 4। अब यहाँ पे बोला है हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है x इज लेस देन 1, -2 से 4, -2 से 4, तो 1 से छोटा, 1 से छोटा, 1 से छोटा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो रेंज विल बी 1 to -2। समझ में आ रहा है? तो x इज बिटवीन -2 to 1। इसके बाद मैं यहाँ पे एक स्टेट लिखना चाहिए मुझे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज बिटवीन -2 to 1। समझ में आ रहा है? और यही लिमिट्स मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। फंक्शन लिखा मैंने यहाँ पे, फंक्शन की वैल्यू लिखी मैंने यहाँ पे, लिमिट्स सॉरी इंटीग्रल अप्लाई किया, इंटीग्रल अप्लाई करने के बाद लिमिट्स पुटअप किया, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी अप्लाई की एंड सो ऑन। सी अब यहाँ पे तो आपको समझ में आ गया ये कैसे ये बनाई, तो मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर वाले समय समझा दिया था मैंने, ठीक है, ये पार्ट समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद तो आपको इंटीग्रेशन आता ही है, तो इंटीग्रेशन आता है तो आप इंटीग्रल अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे इंटीग्रल बहुत इजी है, इट इज नॉट ट्रिगो है, सब कंसेप्ट अपने को दिया है यहाँ पे, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट पार्ट नहीं दिया इंटीग्रेशन का। सो आई होप आपको मेरा ये पॉइंट समझ में आ गया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, मेन सिर्फ मुझे जो पॉइंट आप समझाना है, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको एग्जाम के एक दिन पहले देखना चाहिए, वो सारे पॉइंट्स मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 8.2। The PDF of a continuous random variable x is f of x is equals to क्या दिया अपने को 3x square by 8 for x is between 0 to 2। तो x का रेंज दे दिया 0 से 2 का। अगर इस रेंज के अलावा कुछ और रेंज होता, कोई और वैल्यू होता x का, देन फंक्शन विल बी 0। डिटरमाइन करना है, फाइंड करना है अपने को कि CDF ऑफ x क्या बनेगा, एंड देन फाइंड करना है कुछ प्रोबेबिलिटीज की वैल्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल CDF क्या है यहाँ पे, तो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल वाले पार्ट में कुछ टाइम पहले, ठीक है। बट नाउ हम लोग कर रहे हैं कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का CDF ऑफ x, डिनोटेड बाय कैपिटल F ऑफ x, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला है दैट इज ना, इसका जो वैल्यू है वो है इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x का लिमिट इज a to x फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a। नाउ सी द सम में क्या बोला है, सबसे पहले CDF फाइंड करना है, ठीक है। तो मैंने अभी प्रेजेंट कर दिया f ऑफ x एंड CDF ऑफ x प्रेजेंट किया जस्ट फॉर्मूला एंड f ऑफ x की वैल्यू पुट अप की है, ठीक है। नाउ सबसे पहले मुझे यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करने के बाद मैं लिमिट अप्लाई करूंगा। नाउ पहली बात तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या होगा, सी a इज नथिंग बट द व्हाट लोअर लिमिट, b इज नथिंग बट द व्हाट अपर लिमिट, a इज लोअर लिमिट, b इज अपर लिमिट। नाउ यहाँ पर वैल्यू बनेगा 3/8 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर 0 to x dx 3/8 into x cube upon 3 x raised to n, then x raised to n plus 1 upon n plus 1 होता है इंटीग्रल, ठीक है। लिमिट इज 0 to x। सो नाउ इसकी वैल्यू बनेगी कुछ 3 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। सर यहाँ पे 3 तो अंदर यहाँ पे लिमिट दिया है, उससे फर्क नहीं पड़ता बिकॉज वैसे भी कांस्टेंट बाहर ही आने वाला था। सो इट विल बी 1/8। अब यहाँ पे बनेगा x क्यूब दिया हुआ है 0 to x। इसकी वैल्यू बनेगी अपनी 1/8, x की जगह पे x आएगा माइनस, देन x की जगह पे 0 आएगा, मतलब पहले अपर लिमिट पुट करेंगे देन लोअर लिमिट पुट करेंगे। सो इट विल बी x क्यूब बाय 8। ये आपका बना कैपिटल F ऑफ x। सो आई होप मेरा पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। नाउ फर्स्ट पॉइंट क्या दिया यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 1, इसका मतलब क्या है सर, पहली बात तो रेंज क्या है 0 से 2, मेरी बात ध्यान से समझो, 0 से 2, 0 से 2 मुझे फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 1, 0 से 2, तो 1 से छोटा, 1 से छोटा, 1 से छोटा। सी x की वैल्यू 0 से कम नहीं है और x की वैल्यू 2 से ज्यादा नहीं है, तो x का लिमिट है 0 to 2, 0 to 2, तो 1 से छोटा बोला है यहाँ पर। जब 1 से छोटा बोला है यहाँ पर तो मैक्सिमम वैल्यू इज 1 एंड मिनिमम वैल्यू इज 0। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सो यहां पर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज बिटवीन 1 to 0। सो मैं बोलूंगा यहां पर दिस विल बी 0 to 1 f ऑफ x की वैल्यू। अब यहां पे f ऑफ x की वैल्यू क्या बनेगी, x स्क्वायर बाय 3x स्क्वायर बाय 8 है, तो इसकी वैल्यू बनेगी कुछ 0 to 1
3/8 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसकी वैल्यू बनेगी 3/8 एक्स क्यूब अपॉन 3, 0 to 1। क्लियर हो गया यहां तक? सो ये 3 कैंसिल हो जाएगा। नाउ इट विल बी 1/8 1 क्यूब माइनस 0 क्यूब, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऊपर वाला वैल्यू x की जगह पे, देन नीचे वाला वैल्यू x की जगह पे, सो इट विल बी 1/8 ओनली। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन -2। अब यहाँ पे क्या बोला है, लिमिट क्या होना चाहिए, रेंज क्या होना चाहिए, 0 से 2 तक, 0 से 2 तक, 0 से 2 तक होगा तो ही अपना फंक्शन बनेगा x, 3x²/8। बट अगर आपको बोला है लेस देन -2, ग्रेटर देन नहीं बोला, क्या बोला, लेस देन -2, लेस देन -2 मतलब x की वैल्यू -2 से छोटी होगी, तो वो कंडीशन यहां पे सेटिस्फाई होता है क्या, नहीं, नॉट सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, अगर ये सेटिस्फाई नहीं होता है इस कंडीशन में, अगर इस कंडीशन में सेटिस्फाई हुआ तो फंक्शन ये बनेगा, नहीं हुआ तो अदरवाइज इट विल बी 0, तो यहां पे डायरेक्टली आ जाएगा 0, दैट्स इट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 0। अब यहां पे बोला है रेंज इज 0 to 2, तो ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से बड़ा, तो मैक्स टू मैक्स कितना पॉसिबल है, तो मैक्स टू मैक्स पॉसिबल है यहां तक जितना अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है, जितना अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है मैक्स टू मैक्स यहां तक पॉसिबल है। सो मैं बोलूंगा यहाँ पे ग्रेटर देन 0 बोला, इट मींस दैट पहले आपको ये रेंज लिखना चाहिए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये रेंज लिखते नहीं है, ये रेंज नहीं लिखते, डायरेक्ट करने जाओगे तो प्रॉब्लम ये क्रिएट होगा कि आप रेंज मिस्टेक कर दोगे आप लिखने में। आप ये नहीं लिखोगे तो आपको ये लिखने में मिस्टेक होगा कि यहाँ पे लिमिट्स क्या होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सो हियर इट विल बी 0 to 2, हियर इट विल बी 0 to 2, 3x²/8 dx इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, ये 3/8 x², 0 to 2 dx, so it will be 3/8 x³ upon 3, 0 to 2, so ये 3 कैंसिल हो जाएगा। now it will be 1/8 2 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, so it will be 8/8 is equals to 1। आंसर कितना है? क्लियर? now अभी क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज बिटवीन 1 and 2, बिटवीन 1 and 2 मतलब सर क्या ये अपना रेंज इसमें सेटिस्फाई होता है? यस सर होता है, होता है, तो सॉल्व करेंगे यहाँ पर। इट विल बी 1 to 2 3x²/8 dx, तो सेम लॉजिक सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी, so 3/8 1 to 2 x² dx, so it will be 3/8, it will be x³/3 1 to 2, ठीक है, it will be 3/8, सॉरी ये 3 कैंसिल कर देंगे ना यहाँ पर, तो ये 1/8 ही हो जाएगा, सो इट विल बी 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, तो 2 का क्यूब विल बी 8 माइनस 1 का क्यूब विल बी 1/8 इज इक्वल टू 7/8। नाउ डियर स्टूडेंट, से फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज बिटवीन 1 and 3 ऐसा बोला होता, बट अपने पास जो रेंज है वो 0 to 2 का रेंज है, 1 to 3 का रेंज नहीं है, तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज बिटवीन 1 to 2 एंड सेकेंड पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज बिटवीन probability of x is between 2 to 3। समझ में आ रहा है? whereas यहां पे वैल्यू बनेगा कुछ 1 to 2 3x²/8 dx प्लस इसका, सर ये रेंज में तो है ही नहीं अपने पास फंक्शन, अगर ये रेंज जो है मतलब 2 to 3, ये इसका फंक्शन में क्या आएगा सर, इसका फंक्शन विल बी डायरेक्टली 0 बनेगा, क्यों? बिकॉज 0 to 2 का ही अपने पास रेंज है, सो 1 to 3 पूछा था, तो 1 to 3 तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे 1 to 2 करेंगे, देन 2 to 3 का जो कंसेप्ट है वो हम अदरवाइज में कंसीडर करके आंसर विल बी 0 बनेगा, तो हियर इट विल बी 0 ये वाले पार्ट का। सो ये आपको पॉइंट समझाना था, तो आई होप आपको पॉइंट समझ में आ गया, समझ में आया? क्लियर? सो नाउ इसका हमको सॉल्व करना पड़ेगा अब, ठीक है, अभी ये आप खुद से कर सकते हैं ये वाला पार्ट, तो आगे क्लियर? So now let's do next question, question number 10. If a random variable has PDF, f of x is equals to what? C by x for x is between 1 and 3, 1 to 3,
एंड सी जो है आपका वो ऑलवेज भी ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 भी नहीं, ग्रेटर देन 0, मतलब जो कांस्टेंट वैल्यू है वो क्या होगा सर, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। सो अगर रेंज आपका ये है तो फंक्शन आपका c बाई एक्स बनेगा, अदरवाइज इट विल बी 0। इसके बाहर का कोई रेंज आया मतलब वो क्या बनेगा सर, 0 बनेगा फंक्शन। आपको फाइंड करना है c का वैल्यू, सर नहीं बोला तो भी बाय डिफॉल्ट फाइंड करना ही पड़ता, बिकॉज ये कांस्टेंट वैल्यू है। e ऑफ x फाइंड करना है, वेरिएंस ऑफ x फाइंड करना है, एंड f ऑफ x फाइंड करना है। ये f ऑफ x किसका सर, ये है अपना cdf ऑफ x, cdf ऑफ x, ठीक है। तो नाउ सी हियर, सिंस ये pdf है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे सर, हम यहाँ पे करेंगे a to b f of x dx is equals to 1, because since ये pdf है। नाउ सी ओवर हियर, बस उस बेसिस पे हम क्या करेंगे, c का वैल्यू फाइंड करेंगे। सी सिंस f of x is a pdf, therefore a to b f of x dx is equals to 1। अब यहाँ पे वैल्यूज पुटअप किया, c बाई एक्स, c क्या है मेरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर ले लिया, 1 अपॉन x बना, तो 1 अपॉन x का इंटीग्रल इज log x, लिमिट क्या है, लिमिट इज 1 to 3, ठीक है, लिमिट 1 to 3 है तो वैल्यू पुटअप कर दिया x की जगह पे 1 to 3, ठीक है। तो log x log 3 माइनस log 1, वेयर log 1 इज 0, ठीक है। तो c का वैल्यू बनेगा 1 अपॉन log 3। जैसे c का वैल्यू मिलेगा, मैंने रीडिफाइन किया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यहां पर डायरेक्टली मैंने क्या कर दिया, c के जगह पे 1 अपॉन log 3 लिख दिया। सो आई होप को मेरा ये पॉइंट समझ में आ गया। अब मुझे फाइंड करना है e ऑफ x, तो e ऑफ x का फॉर्मूला इज, e ऑफ x मतलब क्या सर, एक्सपेक्टेड वैल्यू, वेरिएंस ऑफ x एंड sg, ये तीन कंसेप्ट अपने को पूछा है। फॉर एग्जांपल तो हम क्या करेंगे सर, e ऑफ x का फॉर्मूला इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी f ऑफ x dx। अब ये कहां से मिलेगा सर, ये लोअर लिमिट मिलेगा, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, जो रेंज अपने को दिया होगा क्वेश्चन में, जो रेंज दिया होगा, वो रेंज हमको यहाँ पर लेना है। वेरिएंस ऑफ x माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x स्क्वायर f ऑफ x dx, माइनस ब्रैकेट के अंदर जो ब्रैकेट वाला पार्ट है उसका स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है, और जो ब्रैकेट में है दैट विल बी द माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x इनटू f ऑफ x dx। सिंपली आपको फॉर्मूला लेना है और पुट अप करना और कुछ दिमाग नहीं लगाना है अपने को, ठीक है। sd विल बी रूट ऑफ वेरिएंस। सो नाउ सी हियर, तो ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी में क्या आएगा सर, रेंज आएगा 1 to 3, रेंज आएगा 1 to 3, x एज इट इज रहेगा, f ऑफ x की जगह पे ये वाला पार्ट आ जाएगा, सी ओवर हियर, एंड देन ये दोनों पार्ट कैंसिल हो गया, 1 अपॉन log 3 बना, 1 अपॉन log 3 क्या कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन log 3 बाहर ले लिया, अंदर बनेगा 1 का इंटीग्रल इज x, एंड देन लिमिट अप्लाई कर दिया, समझाइए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट x के जगह पे, आई गॉट एक्सपेक्टेड वैल्यू दैट इज 2 बाई log 3, ठीक है। नेक्स्ट वेरिएंस, नाउ वेरिएंस का भी फॉर्मूला मैंने ले लिया एज इट इज, क्या दिया आपने को यहाँ पर, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x स्क्वायर इंटू f ऑफ x dx, माइनस ब्रैकेट का स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x इंटू f ऑफ x dx। अब ये जो पार्ट है ना, ये इंटरनल पार्ट, इट इज एज गुड एज एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो ये जो वैल्यू मैंने फाइंड आउट किया रहेगा एक्सपेक्टेड वैल्यू का, वही मैं यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू ले सकता हूं, समझ में आया। सो नाउ सी ओवर हियर, जस्ट 1 to 3 लिमिट पुट किया मैंने यहाँ पे, x स्क्वायर एज इट इज है, f ऑफ x का जो वैल्यू वो लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन log 3 बाहर आ गया, बचा के अंदर x। सो ये माइनस के एक तरफ वाला पार्ट समझाया, नाउ सी सेकंड पार्ट, यहाँ पे सिंपली मैंने वैल्यू पुट अप कर दिया भाई, 1 to 3 x इंटू x एज इट इज, f ऑफ x का वैल्यू, बट इस पूरे पार्ट को तो मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया था इन एक्सपेक्टेड वैल्यू। क्या वैल्यू आया था मेरा, 2 बाई log 3 आया था, बस वही मैं वैल्यू पुटअप कर यहाँ से पिकअप करके यहाँ पे पुट कर दूंगा, 2 बाई log 3 का स्क्वायर, 2 बाई log 3 का स्क्वायर, 2 बाई log 3 का होल स्क्वायर, 2 बाई log 3 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ ना। इसका बनेगा 4 अपॉन log 3 का होल स्क्वायर, log 9 नहीं बनेगा ना। इस पार्ट में बनेगा x का बनेगा x स्क्वायर बाय 2। नाउ कांस्टेंट वैल्यू बाहर ले लो, लिमिट अप्लाई कर दो। सर यहाँ पे लिमिट अप्लाई नहीं कर रही, हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया था एक्सपेक्टेड वैल्यू में, वो पूरा का पूरा आंसर मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है, सिर्फ स्क्वायर लगा दिया बाहर, ठीक है। नाउ यहाँ पे लिमिट अप्लाई करने के बाद जो भी पार्ट कॉमन होता है वो कॉमन ले लो, बना के सॉल्व करो, देन सिंप्लीफाई करो। सो इट विल बी, सॉल्व करके यू विल गेट 4 अपॉन log 3 माइनस 4 अपॉन log 3 का स्क्वायर, तो 4 अपॉन log 3 कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस 1 अपॉन log 3 बनेगा, एंड देन उसका एलसीएम करेंगे, वी विल गेट द वैल्यू। सो आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है। सिंस ये लॉग कंसेप्ट है, अगर ये लॉग के बदले कोई वैल्यू होता, समझो आपको दिया होता कि 2 दिया है या 4 दिया है या 8 दिया है या 2.5 है या 0.75 है, तो अगर मुझे एचडी फाइंड करना है तो मैं रूट ऑफ वेरिएंस कर दूंगा।
बट अगर समझो यहाँ पर कोई मुझे बोलेगा कि सर इसका रूट फाइंड करने बोला है, तो मैं एस इक्वल टू रूट ऑफ वेरिएंस, देन रूट में ये पूरा पार्ट लिख दूंगा, दैट्स इट, उसका आगे मैं सॉल्व नहीं करूंगा। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? नेक्स्ट कैपिटल एफ ऑफ एक्स, ये भी फाइंड करना है, दैट इज सीडीएफ पार्ट है। नाउ सीडीएफ में क्या कंसेप्ट है, ए टू एक्स, लिमिट क्या रहेगा, ए टू एक्स रहेगा, इंटीग्रल ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स, दैट इज पीडीएफ ऑफ एफ ऑफ एक्स, एंड लिमिट्स विल बी ए टू एक्स। तो आपको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करके आपको लिमिट्स पुटअप करना है, x की जगह पर x, देन a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब यहाँ पे a जो है, a is nothing but the what, lower limit, a is nothing but the what, lower limit, so over here the lower limit is 1, ठीक है, see over here, here lower limit is 1, lower limit is 1, so 1 to x, f of x का वैल्यू क्या है, 1 अपॉन x इंटू लॉग 3। सर c अपॉन x था, तो c का वैल्यू हमने ऑलरेडी यहाँ पे रीडिफाइन किया था ना फंक्शन ऊपर, ठीक है, बस खलास, कांस्टेंट वैल्यू बाहर ले लिया, 1 अपॉन x से, 1 अपॉन x मेरा बनेगा इंटीग्रेट करके log x, देन लिमिट अप्लाई करेंगे, एक बार x, देन एक बार 1, बट बीच में क्या हो जाएगा माइनस, अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस, लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो log 1 का वैल्यू हो जाता है 0, जैसे log 1 का वैल्यू 0 हो गया, देन इट विल बी log x बाय log 3, ठीक है। इसको इस वे में भी लिख सकते हैं, और अगर हम चाहे तो हम इसको आगे और एक प्रॉपर्टी बनती है, बट आई थिंक आपको लॉग कंसेप्ट नहीं था पहले, तो आगे हम प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करेंगे, बस इतना ध्यान रखो। बस कुछ वैल्यू सिर्फ याद रखने, दैट इज log 1 का वैल्यू 0 है, log 10 का वैल्यू 1 है, log 1 का वैल्यू 0 है, एंड log 10 जब भी आएगा उसका वैल्यू 1 होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, दैट्स इट। सो आई होप आपको मेरा ये पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अदर नेक्स्ट कंसेप्ट। नाउ डियर स्टूडेंट, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आपका जो है वो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। नाउ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन बर्नौली ट्रायल। नाउ बर्नौली ट्रायल पहले हमको समझना पड़ेगा, उसके बाद हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को आगे समझेंगे। हैविंग ओनली टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम्स, दैट इज सक्सेस एंड फेलियर, अ सीक्वेंस ऑफ dichotomous experiment is called sequence of Bernoulli trial if it satisfies these two conditions. Now दो conditions यहाँ पर है, first condition trials are independent, second probability of success remains the same in all the trials। जो भी points मैंने यहाँ पे लिखा है डियर स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे points आपको true or false, MCQ, fill in the blanks, इन सब में आपको काम लगेगा, इन सबको सॉल्व करने में काम लगेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सो पहली बात तो दो आउटकम्स होंगे, सक्सेस एंड फेलियर। थर्ड आउटकम्स बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं होगा, बिकॉज सी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली बेस्ड ऑन बर्नौली ट्रायल, बट बर्नौली ट्रायल में होता क्या है कि ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, एक ट्रायल दूसरे ट्रायल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, यहाँ पर ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। सेकेंडली हर एक ट्रायल्स में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस विल रिमेन सेम। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? दो ही आउटकम्स होगा, या तो सक्सेस या फेलियर, थर्ड आउटकम नहीं होगा। एंड दोनों आउटकम क्या है यहाँ पे, ये दोनों आउटकम क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम्स है, ठीक है। नाउ सी हियर, इस पॉइंट को रीड करते हैं, आपने बहुत बार देखा होगा x, फिर आपको ऐसा साइन दिया होता है, फिर b ब्रैकेट में n कॉमा b, व्हाट इज इट, x फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग टू पैरामीटर n एंड p, ठीक है। तो आपको पूछेंगे कि नंबर ऑफ पैरामीटर्स इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, समझ में आ रहा है? तो क्या आएगा यहाँ पे, टू पैरामीटर। ना टू पैरामीटर्स इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर n एंड p, ऐसा आपको पूछ सकते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ x, अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो मैं बोलूंगा फाइंड करने का वे इज ncx into p raised to x into q raised to n minus x। सो n क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, p क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, q क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। नाउ मैं सिर्फ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ऐसा बोलता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ, जब मैं अजम्पशन करते हैं हम लोग, थियरी जो क्वेश्चन होता है, वर्ड प्रॉब्लम होता है, तो वहां पे मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव पार्ट। ये हिंट है, ये ट्रिक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये ट्रिक है। सी एक्चुअल वे इज लाइक दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, बट मैं अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू वर्ड प्रॉब्लम में ये बोलता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव पार्ट, इसको बोलता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ नेगेटिव पार्ट। समझ में आ रहा है? नाउ ये आपको मैं समझाऊंगा जब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम करेंगे उस टाइम पे। नाउ p इक्वल्स टू व्हाट, 1 माइनस q। सिंस ये प्रोबेबिलिटी, ये क्या है, जो दो आउटकम है बेसिकली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, जो दो आउटकम है वो क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम है। सो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, p प्लस q इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, एंड p का वैल्यू क्या बनेगा, 1 माइनस q। p इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड q इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, जिसको अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम ऐसा बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नेगेटिव पार्ट। मैं आपको सब में समझाऊंगा, अभी नहीं। x क्या है मेरा, नंबर ऑफ सक्सेसेस।
C यहाँ पे क्या है, कॉम्बिनेशन, 3 डिनोट्स कॉम्बिनेशन. नाउ NCR का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ NCR का फॉर्मूला इज n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल, वेयर r इज नथिंग बट द व्हाट, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू बी सिलेक्टेड. ठीक है, बट यहाँ पे हमको कॉम्बिनेशन कंसेप्ट नहीं समझना है, हमको यहाँ पे सिंपली ये समझना है कि कैसे हम NCR सॉल्व कर सकते हैं. नाउ से फॉर एग्जांपल आपको दिया होगा 7C2 या 7C4, तो सॉल्व कैसे करना है. तो 7C2 दिया तो 7 को डिसेंडिंग ऑर्डर में सिर्फ 2 वैल्यू लेंगे, 7 इंटू 6, ठीक है, अपॉन 2 इंटू 1. 7C4 दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में 4 वैल्यू, 7 6 5 4 अपॉन 4 3 2 1. नाउ कुछ वैल्यूज यहाँ पे दी है, 7C7 दिया तो 1 होगा, 7C0 दिया तो 1 होगा, 7C1 दिया तो 7 होगा, दैट इज NC1 दिया तो n होगा. क्लियर हो गया. नाउ अनदर कुछ पॉइंट्स जो आपको सम में बहुत हेल्प करेगा, जब भी कंसेप्ट यहाँ पर आएगा, कॉइन का कंसेप्ट आएगा, ठीक है, कॉइन रिलेटेड कंसेप्ट आएंगे, एंड दैट सिचुएशन आपको P हमेशा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड लेना है एंड Q हमेशा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल लेना है. ये लेके आप सॉल्व करना एंड उसकी वैल्यू बनेगी 1/2 एंड 1/2. ऑलवेज रिमेंबर, इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज इक्वल्स टू n into P, variance is NPQ, SD is root of variance is root of NPQ. एंड इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अगर मीन आपका n into P है और वेरिएंस आपका NPQ है, then always remember mean always be greater than variance. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ. ना अभी यहाँ पे जो कंसेप्ट हमने समझा है, इसके बेस पे हम कुछ समझ देखेंगे यहाँ पर. सो आई होप आपको मेरा ये कंसेप्ट जो मैंने आपको समझाया बाइनोमियल आपको समझ में आया. डियर स्टूडेंट्स, जो भी थियरी हमने अभी पढ़ा है उसके बेस पे कुछ सम्स करवा रहा हूँ. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सम्स ले रहा हूँ वेरिएंस, मीन एंड एसडी के बेस पे. आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछ सकते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड मीन वन एंड द सेम थिंग. ठीक है, तो कैसे फाइंड करना है सर. मीन का वैल्यू है NP, वेरिएंस का NPQ एंड एसडी इज रूट में NPQ, और वी कैन से दैट रूट में वेरिएंस. ठीक है, P दिया है, Q फाइंड करना है तो 1 माइनस P कर देंगे. Q दिया है, P फाइंड करना है तो P इज इक्वल्स टू 1 माइनस Q करेंगे. ये सब वैल्यूज, ये सब फॉर्मूला आपको पता है. तो यहाँ पे कुछ पॉइंट है जो समझना जरूरी है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना. ये एकदम बेसिक है. सी x फॉलोज बाइनोमियल, समझा था फर्स्ट पॉइंट मैंने कि x फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग टू पैरामीटर्स n एंड p. तो ये जो फर्स्ट वैल्यू है वो मेरा वैल्यू है n का और ये है p का. समझ में आया. सो नाउ इसके बेस पे मेरा n कितना है 10 आ गया, p कितना है 0.4 आ गया. तो p मिला, p के बेस पे मैं q निकाल लूंगा. ठीक है, q मेरे को मिल गया 0.6. नाउ यहाँ पे फाइंड करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू. एक्सपेक्टेड वैल्यू इज नथिंग बट द व्हाट, मीन. तो एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला विल बी n into p, जो मीन का फॉर्मूला होता है, एंड वेरिएंस का फॉर्मूला इज इक्वल्स टू व्हाट, n into p into q. नाउ यू कैन चेक कि एक्सपेक्टेड वैल्यू इज ग्रेटर देन वेरिएंस. Expected value always be greater than variance, mean is always be greater than variance in case of binomial distribution. Now question number 5 में आ जाओ. Example number 5. Let the PMF of the random variable x be probability of x is equals to x. ये जो अपने को दिया हुआ है basically, this is nothing but the what, NCx into p raised to x into q raised to n minus x. समझ में आ रहा है. सी NCx को आप ऐसा भी लिख सकते हो या फिर आप ऐसा भी डिनोट कर सकते हो, कॉम्बिनेशन को. समझ में आ रहा है. जैसे NCR बोलूं या फिर मैं n और यहाँ पे r लिखूं, मतलब इस वे से मैं डिनोट कर सकता हूं, इस वे से डिनोट कर सकता हूं. समझ में आ रहा है. सो नाउ यहाँ पर जो दिया ये वैल्यू मेरा हो गया n का वैल्यू हो गया, ये वैल्यू हो गया मेरा p का, ये वैल्यू हो गया q का. बस n मिला, p मिला, q मिला. अब इसके बेस पे मुझे फाइंड करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू, जो यहाँ पे इन्होंने किया नहीं है, करना चाहिए. एक्सपेक्टेड वैल्यू is equals to n into p. n will be how much? n is 4, p is 5/9. So answer will be 20/9. वेरिएंस का फॉर्मूला है n into p into q. तीनों का वैल्यू पुट कर दिया, आंसर मिल जाएगा. क्लियर हो गया अंदर. नाउ एग्जांपल नंबर 6. एक्सपेक्टेड वैल्यू इज गिवन, वेरिएंस इज गिवन. एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब n into p का वैल्यू दिया है 6, एंड वेरिएंस का वैल्यू मतलब n into p into q मिल गया 4.2. तो अगर np का वैल्यू मेरे पास 6 है तो np की जगह पे हम 6 पुट कर देंगे तो हम यहाँ पे q मिल जाएगा. सी ओवर हियर npq कितना है 4.2. ठीक है, इन्होंने यहाँ पे डिवीजन किया है, बट हमको डिवीजन करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं. कैसे सर? समझो मैंने ये लिखा है एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक सेकंड मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ. समझो मेरा ये एक्सपेक्टेड वैल्यू दैट इज 6, तो n into p इज इक्वल टू 6.
ठीक है. Now variance of x is npq, but I'll take over here 4.2 first and then npq is equals to 4.2. np की जगह पे मैं लिख दूंगा यहाँ पर वैल्यू will be 6. तो q is equals to what 4.2 by 6. यहाँ पे डिवीजन किया है और यहाँ पे सॉल्व किया मैंने. सी आपको लगेगा सर थोड़ा लेंदी कर दिया आपने. अरे हाँ लेंदी लगेगा तुमको, 3-4 स्टेप्स एक्स्ट्रा किया मैंने, बट इससे आपको कंफ्यूजन कभी क्रिएट नहीं होगा. सर डिवीजन करना है, एक्सपेक्टेड अपॉन वेरिएंस करे या वेरिएंस अपॉन एक्सपेक्टेड करे, कैसे करे, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको यहाँ पर, कोई भी डाउट नहीं आएगा आपको यहाँ पर. सो एनपी इज इक्वल टू 6 है तो वेरिएंस का वैल्यू कितना है यहाँ पे 4.2 है, तो एनपीक्यू कितना हो जाएगा 4.2. ना ऑन दैट बेसिस मैं एनपी का वैल्यू पुट कर दूंगा, फ्रॉम 1 लिख दूंगा यहाँ पर. ठीक है, एंड देन क्यू का वैल्यू मिल जाएगा. जैसे क्यू मिल जाएगा वैसे मैं पी फाइंड कर लूंगा. क्यू मिल जाएगा वैसे मैं पी फाइंड कर लूंगा. पी मिल गया तो एनपी की जगह पर मतलब 1 में पी की वैल्यू पुट करूंगा, आई विल गेट द वैल्यू ऑफ एन. बस वही कंसेप्ट यहाँ पे सॉल्व किया है. क्यू मिल गया, पी निकाल देंगे, पी मिल जाएगा, एनपी में पुट कर देंगे पी का वैल्यू, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एन. सो आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया. नाउ अभी जो सम्स है बाकी सम्स वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में फॉर्मूला के बेस पे, मतलब कौन सा वाला फॉर्मूला में बोलता हूं मैं, सी फॉर्मूला तो बहुत सारे हैं, दैट इज NCX into P raised to X into Q raised to N minus X. तो ये इसके बेस पे समझे, बट मैंने यहाँ पर सिर्फ एक ही सम लिया है. ठीक है, जस्ट मुझे आपको समझाना है कि P एंड Q आपको कैसे जस्टिफाई करना है, कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है. बस उस पॉइंट ऑफ व्यू मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन यहाँ पे लिया है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. देयर आर 10% डिफेक्टिव आइटम्स इन अ लार्ज बल्क ऑफ आइटम्स. कितना डिफेक्टिव है सर 10%. What is the probability that the sample of 4 items will include not more than 1 defective item? Not more than 1 defective item, not more than 1, मतलब 1 और less than 1. बहुत लोग यहाँ पे क्या समझते हैं not more than 1 defective मतलब सर सैंपल तो 4 का है. सी आपको पता है सैंपल नंबर ऑफ सैंपल मतलब क्या n हो जाएगा. जब आपका n नंबर ऑफ सैंपल है तो n आपका 4 है. नॉट मोर देन 1 बोला मतलब लोग यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि defective item will be 1, मतलब x का वैल्यू will be 1. It means you have to find the value of probability of 1, p of 1 फाइंड करना है. ऐसा स्टूडेंट मिस इंटरप्रेट करते हैं. समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं. सो आई जस्ट वांट कि आप क्वेश्चन को समझो. क्वेश्चन में क्या बोला है, नॉट मोर देन 1 मतलब 1 से ज्यादा डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए. 1 हो सकता है, 1 से कम भी डिफेक्टिव हो सकता है, मतलब p0 प्लस p1 करना है, p0 प्लस p1 करना है. समझ में आया फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग यहाँ पे क्या बोला है कि सैंपल 4 है, ये समझ में आ गया. थर्ड थिंग यहाँ पे कंसेप्ट दिया डिफेक्टिव आइटम्स का, मतलब डिफेक्टिव आइटम्स तो दूसरा क्या हो जाएगा सर उसका ऑपोजिट नॉन डिफेक्टिव आइटम्स. पी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड क्यू का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर. समझ में आया. बट मैंने आपको ये भी लिखवाया था कि समझो ये ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा मैं बोलता हूं कि P मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव पार्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस. एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होता है P का मतलब, बट मैं अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए थियरी जो वर्ड प्रॉब्लम होता है बेसिकली उसको समझने के लिए मैं ऐसा अज्यूम करता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव पार्ट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नेगेटिव पार्ट. सो मैं यहां पे लेता हूं लेट P बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव आइटम. सर डिफेक्टिव अगर आप एथिकली सोचोगे सर डिफेक्टिव मतलब तो ये तो सर खराब हो गया. समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं. डिफेक्टिव आइटम्स है तो ये तो सर क्यों होना चाहिए. मैंने क्या बोला, P को मैं क्या अज्यूम करता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पॉजिटिव पार्ट. अगर स्टेटमेंट में नॉट, नॉन, नो ऐसा लेता हूं मैं तो मेरा Q होगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन डिफेक्टिव, नॉट डिफेक्टिव, समझ में आ रहा है, नॉन डिफेक्टिव आइटम्स, या प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग डिफेक्टिव आइटम्स ऐसा मैं लेता हूं नॉट या नॉन, मतलब नेगेटिव स्टेटमेंट्स है, नेगेटिव पार्ट है तो उसको मैं Q ले लूंगा. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं. इस वे से मैं इंटरप्रेट करता हूं क्वेश्चन को. अगर आपने इसी वे से किया है तो वेल एंड गुड. अगर आपने अदर मेथड से किया है इंटरप्रिटेशन तो आप जिस मेथड से कर रहे हो आप उसी मेथड से करो, मेथड चेंज मत करो अभी. ठीक है. लेट P बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव आइटम्स एंड Q विल बी द व्हाट, बी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग डिफेक्टिव आइटम्स. सो P का वैल्यू हो जाएगा 10/100 बिकॉज यहाँ पे क्लियरली बोला 10% डिफेक्टिव होता है जनरली लॉट में, बल्क आइटम्स में. तो 10/100 1/10 हो जाएगा. Q का वैल्यू मैंने निकाल दिया यहाँ पे 9/10. ठीक है, आपको इसी वे से प्रेजेंट करना है. पी क्यू अज्यूम करो, पी क्यू का वैल्यू क्या लिखो, एन अज्यूम करो, एन का वैल्यू लिखो, एक्स अज्यूम करो, एक्स फॉलोस. ठीक है, एक्स फॉलोज, एक्स अज्यूम करने के बाद स्टेटमेंट अज्यूम करने के बाद एक्स फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन फॉर्मूला. ये फिक्स स्टेप्स है. पी क्यू अज्यूम करो,
पी क्यू की वैल्यू लिखो, पी क्यू अज्यूम करने के बाद पी क्यू की वैल्यू लिखो, एन अज्यूम करो स्टेटमेंट एंड देन एन की वैल्यू लिखो, एक्स का स्टेटमेंट अज्यूम करो एंड देन एक्स फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन फॉर्मूला। उसके बाद आपको जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर हर एक स्टेप में, हर एक क्वेश्चन में यहां तक के स्टेप्स फिक्स है। लेट पी बी द व्हाट, क्यू बी द व्हाट। पी का वैल्यू इतना है, क्यू का वैल्यू इतना है, या पी का दिया रहेगा तो क्यू आप फाइंड कर सकते हो, क्यू दिया होता है बहुत बार तो पी आप फाइंड कर लोगे 1 माइनस क्यू करके। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? एन को अज्यूम करो स्टेटमेंट, एन का वैल्यू क्या है, एक्स का स्टेटमेंट अज्यूम करो, एक्स फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लाइक दिस, ब्रैकेट में एन कॉमा पी। समझ में आ रहा है? एन का वैल्यू कॉमा पी का वैल्यू, देन फॉर्मूला एंड देन फर्स्ट सेकंड जो भी आपको फाइंड करने बोला है वो फाइंड आउट करने का। ये फिक्स स्टेप्स है। Now probability that the sample will include not more than one defective items, not more than one, मतलब it may be one or less than one. So probability of x is less than equals to 1. So p of 0 plus p of 1. So p of 0 का वैल्यू हो जाएगा 4, सी यहाँ पर p 0 है ना, तो 4c 0 into p का वैल्यू है 1/10 रेज टू 0, क्योंकि x का वैल्यू 0 हो जाएगा, इंटू क्यू का वैल्यू हो जाएगा 9/10 रेज टू 4 - 0 प्लस सेकेंड पार्ट क्या है 4c1, बिकॉज x का वैल्यू यहाँ पे 1 है, 4c1 इंटू पी का वैल्यू विल बी 1/10 रेज टू 1 इंटू क्यू का वैल्यू क्या है 9/10 रेज टू 4 - 1 दैट इज 3, पावर में 3 आएगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ ना? इसके बेसिस पे मैंने यहाँ पे वैल्यूज लिखा है, सी 4c0 का वैल्यू हो जाएगा 1, 1/10 का वैल्यू हो जाएगा 1, 9/10 रेज टू 4 है, मतलब 9 रेज टू 4 अपॉन 10 रेज टू 4, ठीक है। नाउ प्लस 4c1 का मतलब होता है सर, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ nc1, nc1 का वैल्यू होता है n, तो 4c1 का वैल्यू हो गया 4, 1/10 का वैल्यू है 1/10 रेज टू 1 का वैल्यू हो जाएगा 1/10 ओनली, एंड इसका वैल्यू बनेगा 9 रेज टू 3, 10 रेज टू 3, तो एट द एंड ये बनेगा मेरा 10 रेज टू 4। सो आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया। नेक्स्ट कॉमन पार्ट क्या, कॉमन ले लिया, ठीक है। कॉमन लेने के बाद सॉल्व किया, मैं यहां तक ही सॉल्व करने वाला हूं, अगर आपको सॉल्व करना है आप सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करके डिवाइड बाय जो भी आपका वैल्यू बनेगा डेसिमल में। नाउ डियर स्टूडेंट्स, मेरा सजेशन ये है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है, इसको सॉल्व नहीं किया चलेगा, बट एट दी एंड अगर आपके पास कुछ 5-7 मिनट टाइम बचता है और आपको सर पेपर आप चेक कर रहे हो, आपको सॉल्व करना है, तो बाद में आप सॉल्व भी कर सकते हो। तो मेरा सेंस ये है कि आप यहां पर ऐसे मतलब नॉर्मली सॉल्व कर दो, एग्जाम को लगना नहीं चाहिए कि आपका क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? यहां तक करके छोड़ दो, लेकिन जब आपको टाइम मिलेगा देन आप इक्वल्स टू करके इसका आंसर फिर लिख देना। कोई टिपिकल डिवीजन आपको मिलता है, आपको लगता है सर डिवीजन में टाइम जाएगा मेरा, तो इससे बेटर ये है कि आप उसको वहां पर छोड़ दो। अगर वो फाइनल आंसर है, मतलब आई मीन टू से दैट ये भी फाइनल आंसर ही है, बट इसके आगे और डिवीजन करके हम 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू लेके आ सकते हैं, ठीक है। यहां तक किया तो भी फुल मार्क मिलना चाहिए, बट सम टाइम्स सम एग्जामिनर्स शायद से आपको कट करेंगे तो हाफ मार्क कट करेंगे, क्योंकि फाइनल आंसर आपने नहीं दिया है 0 पॉइंट समथिंग में। समझ में आ रहा है? जनरली मार्क्स नहीं कट करना चाहिए, बट अगर कट किया तो इससे बेटर अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम है तो आप लास्ट में डिवीजन करो, तो आप यहाँ पे फिनिशिंग दे दो, सर यहाँ पे खत्म हो गया मेरा, ओके दैट्स इट, खलास। नेक्स्ट यहाँ पे लाइन से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से जो भी है आपका स्टार्ट कर दो, ठीक है। बट एट द एंड जब आपको टाइम मिलता है देन इज इक्वल्स टू करके आप आंसर लिखो एंड योर बॉक्स खत्म करो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बट कभी जब आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाए उसके बाद, अभी नहीं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बिकॉज आपका डिवीजन में अगर आपको टाइम लग रहा है, सिंपल है, इश्यू नहीं है, बट टाइम लग रहा है तो इट्स बेटर कि आप उसको लास्ट में करो। सो आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया। सो नाउ नेक्स्ट वी विल डू नेक्स्ट कंसेप्ट। सो मैं और कुछ कंसेप्ट यहाँ पे सम नहीं ले रहा हूँ, एक मिनट, बाकी सब सम ऑलमोस्ट सेम टाइप के ही है, मतलब सेम टाइप के इन द सेंस नॉट एग्जैक्टली सेम। ये सब कंसेप्ट आपने ऑलरेडी गो थ्रू किया हुआ है, जस्ट मुझे सिर्फ यही समझाना है कि पी क्यू कैसे आपको अजम्पशन लेना है एंड आपको कैसे एन वाला पी वाला ई ऑफ एक्स वेरिएंस ऑफ एक्स कैसे सॉल्व करना है। बस ये 2-3 समझ मुझे करवाने थे इस कंसेप्ट से, जस्ट मुझे आपको एक ब्रीफिंग देना था इस कंसेप्ट के बारे में, दैट्स इट। नेक्स्ट, Poisson distribution. Now what is the Poisson distribution? It is a discrete probability distribution. X follows Poisson, ब्रैकेट में जो m लिखा है that is only one parameter. X follows Poisson distribution having only one parameter that is m. समझाइए? अब यहाँ पे जो m होता है m is also called as mean. तो यहाँ पर मैं ये भी बोल सकता हूँ having only one parameter that is mean.
ऐसा बोलूंगा तो भी चलेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? फॉर्मूला क्या है? P of x is equals to e raised to minus m into m raised to x upon x factorial, where m is equals to n into p। समझ में आ रहा है? m also called as average। अगर m को एवरेज बोलेंगे इट मीन्स m मेरा क्या है? मीन है। समझ में आया? बट इन पोजॉन डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएंस इज ऑल्सो इक्वल्स टू m। It means that mean is equals to variance होगा in case of Poisson distribution, in case of Poisson distribution, in case of binomial distribution, mean is n into p and variance is npq and mean is greater than variance. But in case of Poisson distribution, mean is equals to m, variance is equals to m and mean is equal to variance and mean is equals to variance. ठीक है? Now see sums. Now example number 2, page number 151. X follows Poisson distribution having only one parameter, that is m, with probability of x is equals to 1 is equals to probability of x is equals to, मतलब p of 1 is equals to p of 2 है। and find the mean, mean find करना है। अगर मुझे m मिल गया तो मैं mean find कर सकता हूँ। yes sir, p of x is equals to 2 find करना है, मतलब probability of 2 find करना है, ये भी हम कर सकते हैं। since ये given दिया है, since बोला मतलब ये given है, ठीक है। then इसका फॉर्मूला लिख देंगे हम लोग, फॉर्मूला में डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देंगे। सी यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे ही किया हुआ है, e रेस टू माइनस m इंटू m रेस टू x होता है, m रेस टू x होता है, बट x के बदले यहाँ पे क्या लिया उन्होंने 1, और सेकंड पार्ट में x के बदले क्या ले लिया 2। बस फॉर्मूला में पुट किया, कैंसिलेशन किया यहाँ पे, ये यहाँ पे m है और यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये पार्ट मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक है। सो इट विल बी m इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। जैसे m मिल गया तो वी कैन राइट के मीन इज इक्वल्स टू m इज इक्वल्स टू 2 होगा, बिकॉज यहाँ पे मीन भी फाइंड करना है। ये कर लिया एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 करेंगे। सो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया। क्लियर? नाउ एग्जांपल नंबर 3, मस्त समय ये, ध्यान से देखना इसको। इन अ टाउन 10 एक्सीडेंट्स टेक्स प्लेस इन अ स्पैन ऑफ 50 डेज। कितने एक्सीडेंट्स हुए सर? 10 एक्सीडेंट्स। क्लियर? अगर मैं ऐसा बोलूं कि एवरेज नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, तो एवरेज नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स पर डे मतलब नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स अपॉन नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स अपॉन नंबर ऑफ डेज। बहुत लोग यहाँ पे क्या करते हैं, नंबर ऑफ डेज अपॉन नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स करते हैं, वो गलत है। नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स अपॉन नंबर ऑफ डेज, सो 10 अपॉन 50 दैट विल बी 0.2। ये हो गया मेरा m का वैल्यू, एवरेज नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स। नाउ अज्यूमिंग दैट द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स फॉलोज पोजॉन डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स मेरा क्या हो जाएगा, बेसिकली x हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा, ये x हो जाएगा। फॉलोज पोजॉन डिस्ट्रीब्यूशन, find the probability that there will be 3 or more accidents on a given day, on a day। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, m का वैल्यू आ गया मेरा, दिस कंसेप्ट। hence probability of x follows Poisson distribution, m is equal to 0.2। तो फॉर्मूला क्या है मेरा, फॉर्मूला मेरा ये वाला है, एंड देन डायरेक्टली probability of x is greater than or equal to 3, ये लेकर के सॉल्व करेंगे, दैट्स इट। समझ में आया? तो मैं ऐसा बोलूंगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 का मतलब होता है 3 और 3 से ज्यादा। तो सर मैक्सिमम एक्सीडेंट्स कितना हुआ यहाँ पे, सर मैक्सिमम यहाँ पे 10 तक है, तो P3 प्लस P4 प्लस P5 प्लस P6 प्लस P7 प्लस P8 टिल P10 तक करना पड़ेगा। इससे बेटर क्या करने का, क्या नहीं चाहिए सर, नहीं चाहिए, दैट इज 0 नहीं चाहिए, 1 नहीं चाहिए, 2 नहीं चाहिए। सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो जो नहीं चाहिए वो 1 से माइनस कर दे, तो 1 माइनस ब्रैकेट में P0 P1 P2। समझ में आया? इसके अंदर से e रेस टू माइनस 0.2 ये आप कॉमन ले सकते हो, यहाँ पे कॉमन इन्होंने लिया नहीं है, बट हम ये 0. हम ऐसा कर सकते हैं 1 माइनस ई रेस टू माइनस 0.2 एंड ब्रैकेट में इस पार्ट का फर्स्ट पार्ट का 1 बनेगा, सेकेंड पार्ट का 0.2 बनेगा एंड थर्ड पार्ट में 0.04 डिवाइड बाय 2 बनेगा। और वी कैन से दैट 0.002 बनेगा, दैट्स इट। सॉरी 0.02 आएगा ना, सिर्फ 0.2 आएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर दिया मैंने यहाँ पे, जिसका 1 आया, इसका 0.2 आया, और इसको स्क्वायरिंग करके डिवाइड बाय 2 करने पे 0.02 आ रहा है। तो इस वे से आप सॉल्व करो, बिकॉज इन्होंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे से सॉल्व किया है। ये चीज देख के स्टूडेंट डर जाते हैं, किया क्या यहाँ पे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? चलो, सो आपने इसका वैल्यू बन जाएगा 1 माइनस ई रेस टू माइनस 0.2 इंटू 1.22। तो ई रेस टू माइनस 0.2 का वैल्यू हमको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे। सो आई होप आपको मेरा ये पॉइंट समझ में आ गया।
समझ में आ रहा है? सी बेसिकली उन्होंने बहुत शॉर्ट वे में किया है, बट हमको थोड़ा बहुत स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे. लेट m बी द नंबर, लेट m बी द एवरेज नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स पर डे. फिर m का वैल्यू निकालो 10/50 करके, m का वैल्यू मिल गया. x क्या है? x बी द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, x फॉलोज पोजॉन डिस्ट्रीब्यूशन, फिर फॉर्मूला एंड देन सॉल्यूशन स्टार्ट करो. ठीक है. नाउ सी हियर क्वेश्चन नंबर 5. 1 सेकेंड, वेयर इट इज. Yes. A car firm has 2 cars. कितने cars हैं यहाँ पे? 2 cars, which are hired out day by day. The number of cars hired on a day follows Poisson distribution with mean 1.5. तो अगर mean मेरा 1.5 है, इसका मतलब मेरा m भी कितना हो जाएगा? 1.5. Find the probability that no car is used on a given day. No car is used on a given day. Some demand is refused on a given day. So now डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 चीजें फाइंड करनी है. पहली, प्रोबेबिलिटी दैट नो कार इज यूज्ड ऑन अ गिवन डे. मतलब एक भी कार यूज नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि एक भी डिमांड नहीं था, 0 डिमांड. समझ में आ रहा है? सेकेंड केस, सम डिमांड इज रिफ्यूज. हम डिमांड क्यों रिफ्यूज करेंगे? जब मेरे पास जितनी भी कार्स है, सारी कार्स मैंने भाड़े पे दे दिया, तो उसके बाद अगर डिमांड आएगा तो मैं रिफ्यूज करूंगा ना. समझ में आ रहा है? मतलब इट मींस दैट कि उस दिन डिमांड मोर देन 2 कार्स की थी. तो लेट अस अज्यूम कि let x be the number of cars demanded. x follows Poisson distribution. मीन मेरा 1.5 था, m कितना है मेरा? 1.5 हो जाएगा, बिकॉज मीन 1.5 है तो m भी 1.5 हो जाएगा. since car firm has 2 cars, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख दिया मैंने यहाँ पे Poisson डिस्ट्रीब्यूशन के केस में. ठीक है. नाउ डियर स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी दैट नो कार इज यूज्ड ऑन अ गिवन डे, तो मतलब x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. एक भी डिमांड नहीं है ना, मतलब कार x क्या है मेरा? नंबर ऑफ कार्स डिमांडेड. तो अगर कार यूज ही नहीं हुआ, मतलब एक भी डिमांड नहीं था, तभी यूज नहीं हुआ. तो P of 0 फाइंड कर लिया मैंने. समझाइए. नेक्स्ट आपको बोला है प्रोबेबिलिटी दैट द सम डिमांड इज रिफ्यूज्ड ऑन अ गिवन डे. डिमांड क्यों रिफ्यूज करेंगे? बिकॉज उसका डिमांड डेफिनेटली ग्रेटर देन 2 होगा. जितनी कार्स का डिमांड है उतना कार्स हमने दे दिया. ठीक है. x इज ग्रेटर देन 2 हो जाएगा. सो इट मींस ग्रेटर देन 2 मतलब कितना डिमांड आया था सर? 4 कार्स का डिमांड आया था, 6 कार्स का डिमांड आया था, कितने कार्स का डिमांड आया था? तो वी डोंट नो. तो यहाँ पे ग्रेटर देन 2 आएगा. सो व्हाट वी विल डू, P3 प्लस P4 प्लस P5 6 प्लस P5 प्लस P6 करते जाएंगे. सर कब तक करना है? सर नहीं पता, बिकॉज वी डोंट नो द एंड. तो इससे बेटर क्या करने का? 1 माइनस क्या नहीं चाहिए सर? हमको P0 नहीं चाहिए, हमको मोर देन 2 चाहिए. तो क्या नहीं चाहिए? P0 नहीं चाहिए, 0 नहीं चाहिए, 1 नहीं चाहिए एंड 2 नहीं चाहिए. तो जो नहीं चाहिए उसको 1 से माइनस कर दो, जो चाहिए उसको प्लस करो, या फिर जो नहीं चाहिए उसको 1 से माइनस कर दो. सो इट विल बी 1 माइनस P0 का वैल्यू विल बी e रेज टू माइनस 1.5 into 1.5 raised to 0 upon 0 factorial plus e raised to minus 1.5 into 1.5 raised to 1 upon 1 factorial plus e raised to minus 1.5 into 1.5 raised to 2 upon 2 factorial. ठीक है. Now dear students, this will be 1 minus e raised to 1 minus e raised to minus 1.5 कॉमन ले लेंगे हम. दिस विल बी 1 प्लस 1.5 रेज टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, मतलब 1.5 ही होगा, प्लस 1.5 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल. 1 माइनस ई रेज टू माइनस 1.5, यहाँ पे बनेगा 1 प्लस 1.5 प्लस 1, इसका वैल्यू 1.5 का स्क्वायर विल बी 2.25, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 1.125. इसका वैल्यू कितना बनेगा सर? इसका वैल्यू है 0.2231, तो ये बनेगा कुछ 3.625. तो इसका वैल्यू आएगा 0.1912. डियर स्टूडेंट, 0.1912 वैल्यू तब आएगा जब आप इस पूरा कंसेप्ट को, मतलब सारे डेसिमल को कंसीडर करते हो तो, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है इन एग्जाम. सो मैं ऐसा बोलूंगा कि आप डेसिमल को सबको कंसीडर करोगे तो 0.1912 आएगा, अदरवाइज आपका 0.19 तो फिक्स है.
बट लास्ट के जो 2 डिजिट्स है, मतलब 1 2 के बदले मे बी 1 1, मे बी 0.192 होगा या 0.1911 होगा, तो इससे बेटर ये है कि आप 0.19 तक ही लिखो, तो आपका हर एक केस में सबका आंसर राइट होगा। समझ में आ रहा मैं क्या बोलता हूँ? उसमें डेसिमल का 2 वैल्यू लिखो, आपका आंसर करेक्ट आएगा। क्लियर? सो नाउ लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। मिसलेनियस में पेज नंबर 157, क्वेश्चन नंबर 13। नाउ 13 से हम देखो जरा, इफ x follows Poisson distribution, probability of x is equals to 1 is 0.4, p of 2 is 0.2 एंड वेरियंस फाइंड करना है। एक बार मुझे m मिल गया तो मुझे वेरियंस मिल जाएगा, बिकॉज इन Poisson डिस्ट्रीब्यूशन वेरियंस इज नथिंग बट द m। नाउ सी हियर, x follows Poisson डिस्ट्रीब्यूशन लिखा मैंने यहाँ पे, फॉर्मूला लिखा मैंने यहाँ पे। फर्स्ट पार्ट जो दिया था p of 1 is equals to 0.4, वही मैं फॉर्मूला में पुटअप करूंगा, x के जगह पे 1 आ जाएगा, ठीक है। एंड सॉल्व किया तो मुझे मिला e raised to minus m into m is equals to 0.4। सेकेंड पार्ट, p of x is equals to 2 is equals to 0.2 दिया हुआ है, फॉर्मूला पुट किया, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे e raised to minus m into m square दिया है, तो मैंने m square को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। एंड देन इस पार्ट पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे इस जगह पे मैंने 0.4 ले लिया, इस जगह पे मैंने क्या ले लिया सर, 0.4 ले लिया, ठीक है, इनटू m, अपॉन में क्या है 2। सर ये 0.4 आपने लिया कैसे, फ्रॉम 1 ले लिया, सी हियर फ्रॉम 1। क्लियर हुआ यहाँ तक? एंड देन ये 2 यहाँ पर आ गया, दिस ऑल्सो 0.4 एंड m का वैल्यू मुझे मिल गया 1। जैसे m मिल जाएगा वैसे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वेरियंस फाइंड कर लूंगा, वेरियंस ऑफ x इज इक्वल्स टू m, दैट इज 1 ओनली। सो आई होप आपको मेरा ये पॉइंट समझ में आ रहा है, आई होप आपको मैंने जितने भी चैप्टर्स पढ़ा है वो सब आपको एकदम अच्छे से समझा होगा। Thank you so much for watching this video. Myself, Professor Akshat Vakharia, wish you all the best for examination and see you at JKSC classes. Bye-bye.